में आपको बताएंगे, सिर्फ डॉट्स फार्मूले अपने साथ लिख ले। लेक्स फ्रैक्चर में आपको बताएंगे कि व्हाट इज डॉट्स, डॉट्स क्या चीज है। ओपन इंजरीज, टी फॉर टेंडरनेस एंड एस फॉर स्वेलिंग, सूजन। ड्रेसिंग, फिर उसके बाद बैंडेज। लेकिन अगर हेड इंजरी में स्टेशन ट्यूब से या नोज से ब्लीडिंग आ रही हो और उसमें आपको कोई मिल्की सिक्रीशन नजर आए तो वो असल में CSF है। जब हेड इंजरी हो जाती है तो हेड इंजरी की वजह से ब्रेन सेल्स क्या हो जाते हैं, वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्रेन के सेल्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो CSF है, जो दिमाग के इर्द गिर्द जो पर्दे मौजूद है उसमें CSF मौजूद होता है, जो एक लुब्रिकेंट होता है। समझ आ रही है? वो एक लुब्रिकेंट होता है। तो वो क्या करता है, वो ब्रेन सेल को स्पेस प्रोवाइड करता है, वो ब्रेन सेल्स को जगह छोड़ देता है, क्योंकि अभी उसको स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाए तो ब्रेन सेल्स दोबारा रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन अगर CSF स्टेशन ट्यूब या नोज की मदद से बाहर निकल आ जाए तो वो दोबारा रिकवर हो सकता है। तो हमने क्या करना है, नाक और कान की ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करना। क्यों नहीं कंट्रोल करना? क्योंकि ब्रेन सेल को हमने वहां पर स्पेस प्रोवाइड करनी है ताकि वहां पर ब्रेन सेल्स पे कोई प्रेशर ना आ जाए। अगर उस पर प्रेशर आएगी तो ब्रेन सेल्स क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगी। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर नाक पे कोई चोट लग जाए या किसी वजह से वो जख्मी हो जाए तो आपने उस पर सिंपल ड्रेसिंग रख के उसकी बैंडेज कर ले, उसका बाहर इन्वायरमेंट के साथ राब्ते को कटअप कर ले। अगर आई आपकी मूवमेंट करेगी तो क्या होगा, उससे दर्द में मजीद इजाफा होगा और बाहर जो सूरज की शुआएं वगैरह है उससे भी उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? जब आग जख्मी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ब्लैक एन के पहन ले, क्योंकि आपको उस शुआएं से बचाना है। क्लियर है? लेकिन अगर भी किसी भी वजह से किसी भी इमरजेंसी में आपकी ये आई बाल मुकम्मल बाहर निकल आए, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड आई बाल, ये आई बाल यहाँ से मुकम्मल बाहर निकल आए, फिर आपने क्या करना है, फिर उसकी ड्रेसिंग अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि हमारे आई बाल शायद बाहर निकल आई हो लेकिन उस तक वो ब्लड की सप्लाई भी मुसलसल जारी है, उसमें जो विजन मौजूद है वो भी अभी ठीक है। समझ आ रही है? अगर हम उस पर डायरेक्ट पट्टी रख के उस पर प्रेशर से बैंडेज बांधेंगे तो क्या होगा, उसकी ब्लड सप्लाई को भी हम रोक सकते हैं और उसमें अगर कोई विजन मौजूद है उसको भी हम जाया कर सकते हैं। दूसरा, हमारी आंख को एक मखसूस नमी वाले माहौल की जरूरत होती है। हमारी आंख जो है एक मखसूस नमी माहौल में सरवाइव करती है। अगर उसमें वो नमी मौजूद नहीं होती तो हमारी आंख क्या हो जाती है, उसका जो अपर लेयर है वो सिकुड़ जाता है। तो हमने उसके लिए एक सिंपल डिस्पोजेबल ग्लास लेना होता है। एक बंदा आ जाए, एक सिंपल डिस्पोजेबल ग्लास लेना होता है। उस सिंपल डिस्पोजेबल ग्लास में हमने, इधर आ जाए, अब अगर ये आई बाल मुकम्मल बाहर निकली है तो एक सिंपल डिस्पोजेबल ग्लास लेके आपने वो आई को उसमें कवर करना है। समझ आ रही है? आई को उसमें कवर करने के बाद उस ग्लास की मूवमेंट को आप कम से कम कर ले, उसकी बैंडेज कर ले आप। दोनों आंखों को आपने कवर करना है। समझ आ रही है? क्योंकि अगर एक आंख की पलकें जो है वो मूवमेंट करेगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। समझ आ रही है? क्लियर हो गया? अब इसके क्या फायदे, इस ड्रेसिंग के क्या फायदे? एक, बाहर एनवायरनमेंट के साथ हमने इसके राब्ते को कट ऑफ कर लिया, अब ये आंख सूखने से बच सकती है। दूसरा, अगर हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते और इसको इस तरह की ओपन स्पेस प्रोवाइड नहीं करते
तो शायद उसकी ब्लड की सर्कुलेशन को हम मुकम्मल रोक सकते थे। क्लियर है? इसको ओपन स्पेस देके हमने उसको उस डायरेक्ट प्रेशर से बचा लिया, तो शायद अगर उसमें कोई विजन मौजूद हो, शायद मौजूद हो, शायद ना भी हो, लेकिन हमने उसको डील करना है, उसको नुकसान के कम से कम लेके आना है। फर्स्ट एडर की खुसूसियत यही है, वो नुकसान को कम से कम लेके आएगा। समझ आ रही है? क्लियर हो गया है? अब आते हैं नोज की तरफ। टाइम कम है, आज का पूरा दिन शायद ब्लीडिंग पे गुजर जाए। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। अगर नाक से खून बह रहा है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों उंगलियों की मदद से उसे पिंच करना है इस तरह। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना। हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, दो उंगलियों की मदद से हम उस नाक को पिंच करते, जोर से पकड़े रखते। इससे क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली वहां तक खून का आना कम हो जाएगा। लेकिन ये कौन से केस में आपने करना है, ये आपने ट्रामा केस में करना है। समझ आ रही है? लेकिन अगर आपने मजीद आगे जाना है, मजीद फर्दर आप एडवांस फर्स्ट एडर है, तो आपने लिक्विड पैराफिन में गास्ट को सक करके उसकी नेजल पैकिंग करनी है। फिर वो एडवांस टेक्निक से, समझ आ रही है? नेजल सर्जिकल गाज को आपने या कॉटन को आपने लिक्विड पैराफिन में सक करके उसमें दबो के आपने उसकी प्रॉपर नेजल पैकिंग करनी है, ताकि आर्टरी पर प्रेशर आ जाए और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर आपके पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, आप बाहर रोड पे, अगर मैं बाहर रोड पे हूँ, मेरे पास कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, चूंकि मेरे पास फर्स्ट एड ट्रेनिंग है लेकिन इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, मैं भी आपकी तरह सिंपल फर्स्ट एडर हूँ। समझ आ रही है? लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट मौजूद है तो फिर आप एडवांस फर्स्ट एडर है। समझ आ रही है? तो अगर आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है तो दोनों उंगलियों की मदद से उसे पिंच करते जाए और हेड को एलिवेट करते जाए। समझ आ रही है? लेकिन अगर किसी बंदे को तेज बुखार है और उसकी वजह से नोज से ब्लीडिंग हो रही है, आप हजार उसको दोनों उंगलियों से पिंच करते जाए। जब तक आप उसके टेम्परेचर को डाउन नहीं करेंगे, एपिस्टेक्सिस कंट्रोल नहीं होगी। ट्रीट द कास की तरफ जाए, कास को कंट्रोल कर ले। अगर किसी बंदे की ब्लड प्रेशर हाई हो गई है, उसकी वजह से नाक से खून का आना शुरू हो गया है, ट्रीट द कास की तरफ जाए। समझ आ रही है? अगर आप कुएं को हजार उससे 100 बाल्टियां जो है वो निकाल ले, अगर उसमें कोई मुर्दार चीज गिर जाए तो वो साफ नहीं होगी जब तक सबसे पहले आप उसको नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो जब आप ट्रीट द काज की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। नाक को पिंच भी कर ले, साथ अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कोल्ड स्पंजिंग कर ले। समझ आ रही है? सर पर पानी डाले, हाथ पर पानी डाले, पांव पर पानी डाले, ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। टेम्परेचर डाउन होगा तो जब टेम्परेचर कम हो जाए, सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। जब सर्कुलेशन स्लो होगी तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। समझ आ रही है? अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जो आर्टरीज और वेन है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आया हुआ है। क्लियर है? तो जब आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देते हैं तो वहां पर आर्टरीज और वेन से प्रेशर कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होगा ऑटोमेटिकली फ्लो कम होगी, उसकी ब्लीडिंग कम होगी। क्लियर है? अब आते हैं नेक और चेस्ट की तरफ। अगर नेक और चेस्ट पर क्वेश्चन है सर, ये आपने कहा कि एपिस्टेसिस में जो है ना नोज पिंचिंग करेंगे और हेड को थोड़ा एलिवेट कर देंगे, तो अगर ये सीवियर ब्लीडिंग होगी तो फिर तो नेजोफेरिंक्स में, ये एसोफेगस में भी जाने का सर इसमें हम करते कि हमने टाइम बाय टाइम जो एयरवे उसको क्लियर करना होता है। साथ मरीज को ये भी बताना होता है कि आप एयरवे को क्लियर करते जाए, क्योंकि आपकी किसी भी वक्त इस ब्लीडिंग की वजह से जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का खदशा हो सकता है। समझ आ रही है? तो हमने टाइम बाय टाइम मरीज को बताना होता है कि अगर आपके मुंह में कोई ब्लड वगैरह आ रहा होता है तो आप मुसलसल इसे थूकते जाए, ताकि आपकी इस ब्लीडिंग की वजह से आपकी सांस की नाली बंद ना हो जाए। समझ आ रही है?
तो टाइम बाय टाइम आपने मरीज को ये बताना होता है कि अगर कोई ब्लीडिंग जो है वो नाक में वो मुंह में आ रही है तो उसकी वजह से आपकी सांस की नाली बंद हो सकती है। काइंडली आप इसे मुसलसल टूकते जाए। ABC क्यों मुझे? ABC एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। क्लियर है? अब आते हैं चेस्ट की तरफ। अगर चेस्ट पर कोई चोट लग जाए, बुलेट इंजरी हो, वो जो भी हो, अब सर की जो सवाल किया हुआ था उसका जवाब भी उसे मिल जाएगा। नेक और चेस्ट, यहाँ पर मेन आर्गन मौजूद है। कौन कौन से आर्गन है? दिल मौजूद है और फेफड़े मौजूद है। समझ आ रही है? अगर वहां पर सिंपल चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आके उस पर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर ले। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करने के बाद उस पर ड्रेसिंग और ड्रेसिंग अप्लाई करने के बाद उस पर स्टिकिंग लगा दे, या अगर स्टिकिंग आपके पास नहीं है तो बैंडेज भी बांध ले। समझ आ रही है? लेकिन इतनी टाइट आपने नहीं बांधनी, क्योंकि सांस लेने का अमल में दो चीजें इन्वॉल्व होती है। एक रिब्स इन्वॉल्व होती है, दूसरा डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। जब हम प्रेशर से बैंडेज को बांधते हैं, उमूमन हम गलती कर जाते हैं। जब बच्चों को नमूनिया हो जाता है तो हम प्रेशर से उस पर पट्टी बांध देते हैं, उसे ब्रेक हो गया है, तो ऑलरेडी उसकी जो सांस लेने का अमल है उसमें उसे दुश्वारी हो रही है, और हम मजीद उसमें दुश्वारियां क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रिब्स पर प्रेशर क्रिएट करके उसे ऑटोमेटिकली सांस लेने में मजीद तकलीफ होगी। क्लियर है? तो जब आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं और उस पर बैंडेज या स्टिकिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन एक ऑप्शनल केस है इसमें। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हुए किसी भी वक्त आपको ये पता लग जाए कि कोई चीज मेरे हाथ को अंदर की तरफ सक कर रही है, इट मीन के एयर की एंट्री के लिए लंग्स तक दूसरा रास्ता बना हुआ है, जिसको हम उमूमन कहते हैं कि खून जो है वो डड में जा रहा होता है। वो एक्चुअली डड में नहीं जा रहा होता, यहाँ पर एयर की एंट्री के लिए दूसरा रास्ता बन जाता है जो लंग्स तक हवा को सक कर रहा होता है, और ये लंग्स तक नहीं पहुंचता। लंग्स और बाहर जो एरिया उसमें एक उसके इर्द गिर्द एक पर्दा मौजूद है जिसे प्लूरा कहा जाता है। उस प्लूरा में एक खास स्पेस मौजूद है, इसमें एक खास फ्लूइड मौजूद है, इसको प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और जब वो फ्लूइड एक्स्ट्रा मिकदार में हो जाता है उसको प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। द एबनॉर्मल accumulation ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। तो अगर वो फ्लूइड ब्लड की शक्ल में हो, ख्वा उसके अपने फ्लूइड की शक्ल में हो, ख्वा वो एयर की शक्ल में हो, जहां पर भी शामिल हो उसे प्लूरल इफ्यूजन ही कहा जाएगा। समझ आ रही है? तो जब यहाँ से लंग अंदर की जो एयर लंग्स तक जाएगा तो ये लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर ओपन स्पेस मौजूद है, उस ओपन स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है। लंग्स के इर्द गिर्द जो पर्दा मौजूद है, उस पर्दे के बीच में जो खला मौजूद है उसमें जमा होना शुरू हो जाता है और लंग्स को कोलैप्स करता जाता है, और हाइपोक्सिया जो है वो होता जाता है। मरीज को सांस लेने, एसओबी जिसे हम कहते हैं, सांस लेने में आहिस्ता आहिस्ता दुश्वारी शुरू हो जाती है, और मजीद बढ़ते बढ़ते मजीद गैस्पिंग के हालत में मरीज चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहां पर एयर जो है वो, या ब्लड जो है, या जो भी चीज अंदर जा रही होती है वो उस प्लूरा में जमा होना शुरू हो जाता है, और लंग्स चूंकि काफी इलास्टिक थे और उसको वो कोलैप्स करता जा रहा होता है। एक्सट्रैक्ट इस तरह जाता है कि वो फिर एयर की अंदर जो स्टोरेज वो कर रहा होता है, क्योंकि एक स्टोरेज है, लंग्स एक स्टोरेज है, उसके वो काबिल ही नहीं रहता। समझ आ रही है? तो क्या हो जाता है? मरीज की मौत वाक़या हो जाती है लास्ट स्टेज में। क्या करना है हमने? उसके लिए एक मखसूस ड्रेसिंग अप्लाई करनी है, बस।